हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका अपने इस चैनल मिलियन माइंड्स मैथ में। तो फिजिक्स और मैथ की इंटेंसिटी को देखते हुए मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, एंड दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेटा इस चैप्टर में A to Z हर एक चीज कवर होगी। सारी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको दी जाएंगी और आपका पेपर में एक भी सवाल नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। तो जितना ये चैप्टर बच्चों के लिए टफ माना जाता है, क्योंकि आप 9th से 10th में मूव ऑन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो परेशान करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी नई हैं आपके लिए। आप क्लास 9th में एटम तक पढ़ के आ रहे हैं, मैटर तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर वाली हो जाती हैं। तो ये चैप्टर टफ बिल्कुल भी नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत है बेटा, क्योंकि क्लास 10th केमिस्ट्री का ये वन ऑफ द बेसिक चैप्टर है जो आगे के चैप्टरों में यूज होगा, और ना ही केवल क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी थोड़ा बहुत बेस का काम करता है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो बहुत है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर। आई होप आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि थोड़ा सा अलग वे में मैं बताने वाला हूं इस चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, एंड दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो आपके मन में एक सिंपल सा जवाब आएगा कि जब दो एलिमेंट या कोई भी दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, यही होता है केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको अगर एक बेसिक तरीके में सिखाऊं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, या आपके डेली लाइफ से रिलेटेड चीजों में बताऊं कि क्या है केमिकल रिएक्शन, तो आपको थोड़ा सा मजा आ जाएगा। जैसे कि मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने कोई चीज कहीं उठा के किसी जगह रख दी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या लगता है बेटा कि वो जो चीज आपने एक जगह रखी है, क्या वो अपने उसी फॉर्म में वैसी की वैसी वहां रखी रहेगी? बेटा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं बेटा, नेचुरल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंज तो उस चीज में आना ही वाला है। तो ये है क्या, ये समझते हैं चीजों को, कि इसी से हम थोड़ा सा कनेक्ट करके केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। जरा समझते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, बहुत ही ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं आपसे बोलूं कोई सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है बेटा, और वो मैंने किसी जगह पे रख दी। मान लेते हैं किसी जगह पे रख दी। अब ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स उन चीजों में चेंज आएगा। तो जब, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब किसी सब्सटेंस में उसकी इनिशियल सिस्टम से, यानी इनिशियल प्रोग्रेस से थोड़ा सा चेंज आ जाए, यानी अगर वो जिस स्टेज में था स्टार्टिंग में उससे हल्का से भी चेंज अगर आ गया, तो दैट मींस वहां पे क्या परफॉर्म हो रही है? वहां पे परफॉर्म हो रही है केमिकल रिएक्शन। क्या परफॉर्म हो रही है बेटा? केमिकल रिएक्शन। अब जरा थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि जब डिफरेंट रिएक्टेंट, सॉरी, टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। क्या बोला बेटा मैंने? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं। क्या बेटा? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये सर नया प्रोडक्ट क्या चीज है? बेटा क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी होगी, जरा समझिए मेरे साथ। क्लास 9th में आपने दो चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा, हाँ कि ना? दो चेंजेस के बारे में। कौन कौन से हैं वो चेंजेस? वो चेंजेस हैं, द फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज। क्या बेटा? द फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। क्या होता है? आपको पता ही होगा कि फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है नेचर में। कैसा होता है बेटा? रिवर्सिबल होता है, यानी जिस डायरेक्शन में उसकी रिएक्शन परफॉर्म हुई है वो वापस से अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाए, दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। बात को समझिए, फिजिकल चेंज होता है कैसा? रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। और जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। क्यों भाई साहब इरिवर्सिबल क्यों होता है? क्योंकि बेटा केमिकल चेंज में एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बेटा?
एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब न्यू प्रोडक्ट जब बनेगा तो जाहिर सी बात है एक या दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे होंगे, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। तो जो मेरा केमिकल चेंज है ये ओवरऑल कनेक्टेड है केमिकल रिएक्शन से। बात को समझ पाए, बहुत ही बेसिक है। अब जरा मैं बात करता हूं, ये तो बात होगी केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात होगी बेटा, केमिकल रिएक्शन की। अब मैं बात करता हूं आपसे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। क्या बेटा, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन तो सर समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशन क्या है। तो बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी, कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होगी, तो इसका जो लिखने वाला जो तरीका है कि हम इस रिएक्शन को नोट डाउन करें, ये फास्ट और स्लो और वेरियस फैक्टर की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो केमिकल इक्वेशन वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, सॉरी केमिकल रिएक्शन को राइट करने के लिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है बेटा, केमिकल इक्वेशन। यानी हम जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, दैट मींस इनमें कोई एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है, एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब ये नया प्रोडक्ट बना रहा है तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, जरा समझो बेटा, हल्का सा हम लोग समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो, बहुत ही ध्यान से समझना, बात को समझो। जैसे कोई रिएक्टेंट है R1, क्या है बेटा, रिएक्टेंट R1। अब ये R1 रिएक्टेंट किसी R2 रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है। अभी मैं वर्ड बोल नहीं रहा हूं, अभी मैं बोलूंगा जो वर्ड मेरे को बोलना है। ये R1 रिएक्टेंट किसी R2 रिएक्टेंट के साथ क्या कर रहा है बेटा, रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, एक प्रोडक्ट बना रहा है। बात को समझो बेटा। तो अब अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं कि इनमें लैंग्वेज क्या यूज होगी, तो मैंने आपको पहले बात डेफिनेशन तो बता ही रखी है केमिकल रिएक्शन की, कि जब कोई दो रिएक्टेंट आपस में क्या होते हैं बेटा, कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो ये देखो, ये जो प्लस का साइन है ये किसको डिनोट करता है, कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है। किसको करता है बेटा, कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है। यानी R1 रिएक्टेंट R2 रिएक्टेंट के साथ क्या हुआ है, कंबाइन हुआ है और इसने बनाया क्या, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस और यहां पे एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो प्लस का साइन है इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन का साइन। यानी कोई भी रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो रहा है और बना रहा है क्या, प्रोडक्ट। बात को समझ पाए बेटा, इजी था। तो ये था थोड़ा चैप्टर का नाम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। बिना किसी देरी के, क्योंकि अब यहां पे ज्यादा टाइम देना हम लोगों के लिए सही नहीं है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की पहली हेडिंग, एंड दैट इज हाउ डू वी नो इफ अ केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड और नॉट। केमिकल रिएक्शन बेटा हो रही है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कुछ इसके फैक्टर्स हैं बेटा, उन फैक्टर को अगर समझते चलोगे तो तुम देख के बता सकते हो कि कैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो तेरा बात को समझना, जो पहला फैक्टर है बेटा, ध्यान से देखो, जो पहला फैक्टर है वो क्या है, वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, क्या होता है ये स्टेट, स्टेट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चेंज इन स्टेट का मतलब है बेटा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते वक्त रिएक्टेंट साइड से और प्रोडक्ट साइड पे स्टेज का चेंज आ जाए, दैट मीन सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, ऐसा कोई चेंज आ जाए तो हम लोग क्या बता देंगे, वहां क्या परफॉर्म हो रही है बेटा,
केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। तो जरा देखो बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं, हालांकि हम लोग आगे एग्जांपल सीखने वाले हैं। तो ये क्या है बेटा, जरा देखो, ये है डाइहाइड्रोजन गैस। क्या है? डाइहाइड्रोजन गैस। ये कंबाइन हो रही है डाइऑक्सीजन के साथ, ये भी गैस है कि नहीं? H2 गैस O2 गैस के साथ कंबाइन हो रही है और एक प्रोडक्ट बनाती है, सबको पता है क्या बेटा? H2O। क्या बनाती है? H2O। अब एक बात बताओ बेटा, यहां चेंज ऑफ स्टेट क्या है? अभी नहीं बता पाओगे क्योंकि मैंने प्रोडक्ट साइड पे स्टेट ही नहीं लिखी है। तो ये जो स्टेट है मैटर का, ये है लिक्विड फॉर्म। क्या है बेटा? लिक्विड फॉर्म। तो आप लोग देख रहे होगे गैसियस फॉर्म से प्रोडक्ट किस फॉर्म में जा रहा है? लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, दैट इज चेंज इन स्टेट। बात को समझ पाए बेटा? गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, चेंज इन स्टेट टेक प्लेस। हम लोग क्या बता देंगे बेटा, यहां क्या परफॉर्म हुई है? केमिकल रिएक्शन। बात को समझ पाए? अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, बात को समझ पाए बेटा? चेंज इन कलर, कलर का क्या मतलब है? जैसे कि भी हम आगे भी रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उनमें हम लोगों को यह पता चलेगा कि बिफोर द रिएक्शन जो कलर था सोल्यूशन का वो कुछ अलग था, और आफ्टर द रिएक्शन कलर क्या हो गया बेटा? बदल गया। आफ्टर द रिएक्शन क्या हुआ? कलर बदल गया। तो दैट मींस चेंज इन कलर अगर हुआ है तो हम लोग क्या बता देंगे, यहां क्या परफॉर्म हुई है? केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है। बात को समझ पाए? बिल्कुल। अगला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है ये भाई साहब? कुछ रिएक्शन में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि H2 गैस, O2 गैस, NO2 गैस, ये सब निकलते हुए हम लोगों को दिखेंगी और इनका हम टेस्ट भी करेंगे। पॉपअप टेस्ट सबको पता होगा। तो इनका सबका जब टेस्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा क्या कि गैस निकल रही है। तो गैस निकलेगी तो इस वाली स्लाइड को याद रखना और बताना क्या परफॉर्म हो रही है? केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? चलो, अगला और लास्ट पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। क्या बेटा? चेंज इन टेम्परेचर। जरा देखो, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कुछ रिएक्शन ऐसे होंगी जिनमें टेम्परेचर का चेंज आएगा। दैट मीन्स कोई रिएक्शन टेम्परेचर एब्जॉर्व कर रही होंगी, कोई रिएक्शन टेम्परेचर का एवोल्यूशन कर रही होंगी। बात को समझो बेटा, किसी रिएक्शन में टेम्परेचर की नीड होगी और किसी से टेम्परेचर यानी हीट निकल रही होगी। अगर हीट की जरूरत है या हीट निकल रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? अगर हीट की जरूरत है और हीट निकल रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्या हो रहा है वहां पे? चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर किसको डिनोट कर रहा है? कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। बात को समझ पाए? अब जरा यहां देखो, आप लोगों को सबको पता होगा कि ये क्या है बेटा? ये है मिल्क। क्या है? मिल्क। मिल्क से क्या बना? कर्ड। तो बताओ जरा इसमें कौन सा चेंज है? इसमें है केमिकल चेंज। क्या बेटा? केमिकल चेंज। तो बेटा केमिकल चेंज अगर हुआ है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, तभी तो ये दूध से दही बन गया, यानी मिल्क से कर्ड बन गया। बात को समझ पाए? अब ये देखो, ये जो वुड था, ये वुड का क्या हुआ? कंबशन हो गया, जल गया वुड, जल के क्या बन गया? ऐश बन गया, राख बन गया। तो यहां पे भी क्या परफॉर्म हुआ है बेटा? यहां पे भी परफॉर्म हुआ है क्या? केमिकल रिएक्शन। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? समझ पा रहे हो? वेरी गुड। आगे मूव करते हैं। ये तो स्लाइड हो गई हम लोगों की, हाउ डू वी नो इफ अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड और नॉट। हमको कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। आगे मूव करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्या बेटा? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्या है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन? जैसे कि मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, हमने डिफरेंट रिएक्शन परफॉर्म किया, कई सारे रिएक्शन हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे। इन चीजों में देखोगे बेटा कि किसी का प्रपोर्शन किसी से मैच नहीं करेगा, यानी रिएक्टेंट साइड पे प्रपोर्शन प्रोडक्ट साइड के प्रपोर्शन से अलग होगा। बात को समझ पा रहे हो? रिएक्टेंट साइड का प्रपोर्शन जो होगा वो प्रोडक्ट साइड के प्रपोर्शन से अलग होगा, डिफरेंट होगा। उस केस में हमको ये पता चलेगा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट है किसका? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का, ये इक्वल नहीं है। तो जब ईच एंड एवरी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नहीं है तो उस रिएक्शन को, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या?
अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बात को समझ पा रहे हो? क्या बोलते हैं बेटा? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? मैंने बताया बेटा कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स इक्वल ना हो तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग करते हैं बैलेंस। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। और इसी से बच्चे काफी डरते हैं कि भैया यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे ऐसा 3 मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीप्लाई कर दें कि बैलेंस हो जाए। बहुत आसान तरीका है, सीखते चलोगे साथ साथ में तो आराम से आ जाएगा कि क्या है बैलेंसिंग और कैसे बैलेंस करें। तो बैलेंसिंग सीखने से पहले 2 चीजें ध्यान में रखना बेटा। पहला कि हर एक एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहला क्या बेटा? हर एक एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हर एक एलिमेंट को आप बैलेंस करने जाओगे तो बेटा क्या वो सिंगल एलिमेंट में प्रेजेंट है? नहीं, कभी वो कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा। मान लो कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा, तो अगर आप सिंगल एलिमेंट को बैलेंस करोगे तो उसके साथ वाला जो एलिमेंट है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो? उसके साथ वाला जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा बेटा? अनबैलेंस हो जाएगा। अब अगर वो अनबैलेंस हो गया तो इसका मतलब उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर हम किसी को भी बैलेंस कर रहे हैं तो दूसरा वाला अनबैलेंस हो सकता है और फिर से उसको बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड मानी जाएगी। बात को समझ पा रहे हो? सिंपल सी चीज। दूसरी चीज क्या है भैया? दूसरी चीज ये है बेटा कि अभी तो जैसे मान लो कोई बैलेंसिंग अगर इक्वेशन फॉर्म में आ गई तो आप तो बैलेंस कर लोगे भाई साहब, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस लिखा होगा, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर लिखे होंगे। अगर स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं लिखा होता है, क्या बेटा? अगर स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं लिखा होता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर लिखना है। बात को समझ पा रहे हो? अगर स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं लिखा होता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसमें क्या लिखना है? स्टेट्स ऑफ मैटर लिखना है। ये जनरल किस में आएगा? सेंटेंस वाले इक्वेशन में आएगा। तुमको सेंटेंस दे देगा कि जिंक कार्बोनेट या लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, तो वो जब इक्वेशन बनाओगे वहां पे क्या होगा? तुमको स्टेट्स लिखने पड़ेंगे, नहीं तो वो प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगी। बात को समझ पा रहे हो? स्टार्ट करते हैं। बिना क्वेश्चन के हमको बैलेंसिंग सीखने को नहीं आ सकता, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखते हैं क्या है भाई साहब ये क्वेश्चन। क्वेश्चन तो काफी हैवी लग रहा है, ठीक है। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम से और टाइटेनियम मेटल निकल जा रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जा रहा है। क्या है दिक्कत इसमें? इसमें क्या क्या बैलेंस नहीं है? सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग पता है? सबसे पहला काम आप लोग करेंगे कि हर एक एलिमेंट का जो क्वांटिटी है, दैट मींस क्लोरीन इधर 4 है इधर 2 है, अपने माइंड में इसको नोट करेंगे। या अगर आप पेपर में बैठे हैं और काफी ज्यादा हैवी इक्वेशन आ गई है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसको किससे नोट करेंगे? इसको सबसे पहले करेंगे पेंसिल से नोट। क्या करेंगे? पेंसिल से नोट करेंगे। तो सारे एलिमेंट को अपने माइंड में घुमाते रहिए कि ये इधर इतना है, रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे इतना है। बात को समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझते हैं। तो इधर अगर मैं देखूं, ध्यान से देखो बेटा, इधर अगर मैं देखूं तो यहां पे जो क्लोरीन है वो कितना है? 4 है। क्या है बेटा? क्लोरीन कितना है? 4 है। ये क्या है बेटा? टाइटेनियम, ये कितना है? 1। बात को समझ पा रहे हो? यहां पे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इधर कितना है बेटा? 1 है। कितना है? 1 है। इधर क्लोरीन 4 है, टाइटेनियम 1 है। आप इधर आ जाते हैं, इधर भी टाइटेनियम 1 है, यानी टाइटेनियम को हमको शायद ना छूना पड़े या पहले से बैलेंस हो जाए। लेकिन अगर मैं इधर देखूंगा ध्यान से तो ये क्या है बेटा? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम इधर कितना है? 1। कितना है? 1। और क्लोरीन इधर कितना है? 2। तो हमको पता चल गया भाई साहब सबसे पहले कि क्लोरीन अनबैलेंस्ड है। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। कैसे? देखो बेटा, इधर क्लोरीन 2 है, इधर कितना है? 4 है। तो उसको 2 को 4 कैसे बनाया जा सकता है? इंटू 2 करके। कैसे? इंटू 2 करके। तो मैं क्या यहाँ पे कह सकता हूं? जरा बताओ बेटा, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? बताओ बेटा, मैं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। अगर मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? ये 2 इंटू 2 हो गया 4। क्या हो गया? 4। क्लोरीन इधर कितना हो गया? 4। बैलेंस हो गया क्लोरीन। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप एक एलिमेंट को बैलेंस करने जाएंगे तो दूसरा एलिमेंट अनबैलेंस्ड हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो चुका है। क्या अनबैलेंस हो चुका है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए क्या करें? 2 मैग्नीशियम इधर है और इधर कितना है? 1 है। कितना?
एक एक को 2 बनाने के लिए क्या करें, इंटू 2 कर दें, तो ये 2 वन जा 2, 2 हो जाएगा, यानी इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो बेटा क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, बिल्कुल हो गई भैया। 2 मैग्नीशियम हो गए, 4 क्लोरीन हो गया दोनों साइड, टाइटेनियम 1 1 है बराबर। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लोगों को भी बैलेंसिंग करनी है और बहुत आसान है। एक चीज आपको और बता दूं, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है। कभी कभी पेपर में क्या होगा बेटा, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दे दी जाएगी, फंसाने के लिए क्या करेंगे बेटा, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दे देंगे। अब उस बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। उस बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नीचे लिख देना है दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी जो इक्वेशन पहले से बैलेंस है उसको बैलेंस नहीं करना है। ये पेपर में फंसाने के लिए आपको कर सकते हैं कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दे दें और 5 2 4 8 9 10 से मल्टीप्लाई करके एकदम इसको एकदम पारे पार पहुंचा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर बैलेंस इक्वेशन आ गई है तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। तो जरा देखो बेटा, क्या यहाँ पे सोडियम 1 है, बिल्कुल है भैया। क्लोरीन 1 है, बिल्कुल है। सिल्वर 1 है, बिल्कुल। नाइट्रोजन 1, बिल्कुल। ऑक्सीजन इधर कितना, 3, 1 1 1 1 3, क्या इक्वेशन है। सिल्वर इधर कितना, 1, क्लोरीन इधर कितना, 1, सोडियम इधर कितना, 1, नाइट्रोजन इधर कितना, 1, ऑक्सीजन इधर कितना, 3। देखो बेटा बैलेंस्ड है। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में साफ शब्दों में सवाल दे रखा है और इसको क्या करना है, बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस्ड है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। ये बैलेंस्ड क्यों नहीं है ये आप हमें बताएंगे। मैंने 2 चीजें बताई हैं, ध्यान रहे, मैंने स्टार्टिंग में ही 2 चीजें बताई थी कि ये बैलेंस्ड, अभी तो वैसे एलिमेंट वाइज बैलेंस्ड है लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है ये आप लोग बताएंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं। मैंने स्टार्टिंग में 2 चीजें बताई थी, 2 चीजें बताई थी, उन 2 चीजों में एक चीज यहाँ पे नहीं है। अब वो आप कमेंट में बताएंगे कि यहाँ क्या नहीं है और क्या कराना है। यहाँ पे बात को समझ पा रहे हो, बहुत ही छोटी चीज है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है और इसका आंसर मुझे चाहिए। अगला देखिए बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ट्रीट कर रहा है और कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है। सुनने में बहुत भारी रिएक्शन लग रही है लेकिन है बहुत आसान। क्यों बेटा, क्योंकि ये भी शायद बैलेंस ही है भाई। कैल्शियम इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 और 2, कितना हो गया बेटा, 3, कितना, 3। और देखो बेटा इधर आओ, सिलिकॉन इधर कितना, 1, इधर आओ जरा, कैल्शियम 1, सिलिकॉन 1, ऑक्सीजन 3, बेटा बैलेंस्ड फॉर्म में है और ये प्रॉपर बैलेंस्ड है। प्रॉपर बैलेंस क्यों है, इसको पिछले वाले से कंपेयर करिएगा, मैं इसको प्रॉपर बैलेंस्ड क्यों बोल रहा हूं और ये प्रॉपर बैलेंस क्यों नहीं है, आप लोग बताएंगे। बात को समझिए। यहां पे देखिए बहुत अच्छा सवाल आया है एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा समझिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर रहा है, सोडियम सल्फेट बना रहा है और H2O निकल रहा है। जरा देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट्स को ऐड कर लेना है। सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, इधर हाइड्रोजन 1, इधर हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो टोटल जरा ऑक्सीजन जोड़ो बेटा, 4 1 5, कितना, 5। हाइड्रोजन जोड़ो जरा, 2 1 3। बात को समझ पाए, सोडियम 1 सल्फर 1, बात को समझ पा गए। इधर देखो, सोडियम कितना, 2, सल्फर कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 4 1 5, बात को समझ पाए। हाइड्रोजन इधर 2, तो बेटा इधर देखो 2 1 3 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, उधर कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और सोडियम भी अनबैलेंस्ड है। सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, सोडियम को करेंगे। देखना बेटा सोडियम को बैलेंस करने के बाद क्या खेल होगा। सोडियम को जैसे ही मैं बैलेंस करने जाऊंगा तो मुझे इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम इधर 1 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2Na हो जाएगा, दैट मींस 2 सोडियम हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो। यहां पे देखो बेटा, 2 सोडियम जैसे ही मैंने बैलेंस किया, यहां पे देखो ऑक्सीजन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इधर ऑक्सीजन कितना था, 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर, यानी 6 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 6। और हाइड्रोजन भी तो चेंज होगा, 2 हाइड्रोजन और 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। इधर देखो बेटा, इधर सब कुछ बैलेंस हो चुका है। बस ये देखो यहां पे प्यारा सा H2O है और इसको बैलेंस करेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों भैया 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन हो गए
और 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, इधर से कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, बैलेंस हो गया। यही होता है तरीका बैलेंस करने का कि सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस करो, सेंट्रल एटम बैलेंस करने के बाद उसको H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उसको बैलेंस करने का ट्राई करो, बहुत आसान हो जाएगा इक्वेशन। सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस करने का ट्राई करो, क्योंकि सेंट्रल एटम नहीं बैलेंस होगा तो आफ्टर ऑल जो आगे की रिएक्शन चलेगी, जो आगे आप बैलेंसिंग करेंगे उसमें आप फंस सकते हैं, क्योंकि क्या पता इधर सोडियम 3 हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। नहीं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस करना है, उसके बाद आपको आगे आना है। बात को समझ पाए? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बैलेंसिंग समझ में आए होंगे। 4 सवाल बेटा, टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए मैं 1 घंटे में 10 सवाल नहीं करा सकता हूं, इसीलिए मैंने 4 सवाल अच्छे अच्छे लिए थे और आपको सारे टॉपिक बताए कि कैसे बैलेंस करना रहेगा। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप घर पे कम से कम 10 से 12 सवाल एनसीईआरटी के करिए, चाहे आप गूगल से निकाल के करिए, आपको सवाल करना है। आप नहीं करोगे सवाल तो पेपर में सवाल आ जाएगा, वो देखा देखा नहीं लगेगा, और देखा देखा सवाल नहीं लगता है तो गलत हो जाता है। तो आगे मूव करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स भी होंगे होंगे तो केमिकल रिएक्शन के जो टाइप होते हैं वो काफी अच्छे टाइप हैं, बहुत ज्यादा डरावने टाइप्स नहीं है, बहुत अच्छे टाइप हैं। तो समझो बेटा, केमिकल रिएक्शन का जो पहला टाइप है वो क्या है, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बहुत ही ध्यान से लैंग्वेज सुनिएगा, क्योंकि लैंग्वेज में ही सब कुछ छिपा रहता है। लैंग्वेज बोलिए भैया। लैंग्वेज ये कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, क्या बेटा, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गया भैया, ये क्या रिएक्शन है? कुछ नहीं है बेटा, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? समझते हैं इक्वेशन के साथ, यानी बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझिए। मैं कह रहा हूं 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, क्या बेटा? कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। क्या बेटा? सिंगल प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा क्या खास है, जरा समझो बेटा क्या खास है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या खास है। सबसे पहली रिएक्शन बहुत ही इजी पीजी रिएक्शन लेता हूं। क्या है बेटा? ये H2 है। क्या है? H2 है। लिख देता हूं, नहीं आप लोग कहोगे कि भैया आप ही बता के आप ही नहीं लिख रहे हो। H2O2 गैस क्या बनाएगा? H2O लिक्विड। बात को समझ पाए? 2 रिएक्टेंट क्या कंबाइन हुए, बताओ बेटा? R1 प्लस R2 कंबाइन हुआ और क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बेटा? बताओ। 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया? क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं इसको रफ करते हुए। काफी अच्छा रिएक्शन है वो, एनसीईआरटी में भी है आपके। दिस इज व्हाट बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसके ऊपर थोड़ा पानी डालो, नहाया नहीं है काफी दिन से, तो इसके ऊपर जब पानी डालोगे बेटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट निकलेगी। बात को समझो बेटा, क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। सेम रिएक्शन में भी एक और जगह यूज करने वाला हूं, ध्यान रहे। सेम रिएक्शन में एक जगह और यूज करने वाला हूं, तो इसको जरा सा ध्यान में रखना। कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर H2O हमने मिक्स किया तो ये बना दिया क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकली? हीट निकली। तो हीट को तो हम एज अ प्रोडक्ट नहीं लेंगे ना बेटा, हम लोग तो मेन प्रोडक्ट लेंगे। तो क्या यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? दिस इज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात को समझ पाए? बात को समझ पाए? ज्यादा बातें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं है, इतनी बातें ध्यान रखना कि जब सिंगल 2 और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होता है और क्या बनाता है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। दिस इज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात को समझ पाए? डन। अब जरा देखो यहाँ पे अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओ सॉरी,
अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, मैंने दो चीजें तो नहीं बताई, मैं बता ही देता हूं लगे हाथों। टेम्परेचर याद है, स्टार्टिंग में बोला था कि टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो रहा है, निकल रहा है, क्या होता है। तो इन्हीं टेम्परेचर के बेसिस पे दो रिएक्शन है हम लोगों की। कितनी है बेटा? दो रिएक्शन है हम लोगों की, जरा समझो वो दो रिएक्शन है कौन कौन सी। एरो बनाते हैं अच्छा सा। द फर्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, and the second one is what? Exothermic reaction. Exothermic reaction थोड़ा सा अलग मेरा समझाने का तरीका है, तो समझना। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल तो बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, अभी मैं एग्जाम्पल उठा भी लूंगा, समझा दूंगा। एक ही एग्जाम्पल लेके दोनों रिएक्शन समझा दूंगा, आपके लिए भी आसान हो जाए। तो जरा समझो पहले। मैं समझने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। समझिए बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही ध्यान से मेरी बातें कान खोल के सुनिएगा। रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज एंडोथर्मिक, व्हाट इज एक्सोथर्मिक। मैं इसको कह रहा हूं सिस्टम। क्या बोल रहा हूं? सिस्टम। सिस्टम वर्ड आप सबको पता ही होगा। तो जिसको क्या बोल रहा हूं मैं? सिस्टम। ये क्या है बेटा? सराउंडिंग। क्या है बेटा? सराउंडिंग। बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये है सिस्टम, ये क्या है? सराउंडिंग। जब हीट, क्या मैंने बोला? जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग, बेटा सिस्टम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं मतलब बाहर वाला नहीं, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। वो केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, कोई केमिकल मतलब कोई कुछ भी हो सकता है। यानी जहां पे हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द सिस्टम। किसी भी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द सिस्टम। तो अगर सिस्टम में से हीट सराउंडिंग में जा रही है, क्या बेटा? सिस्टम में से हीट सराउंडिंग में जा रही है, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सराउंडिंग से हीट कहां आ रही है बेटा? सिस्टम में आ रही है। क्या? सराउंडिंग से हीट कहां आ रही है? सिस्टम में आ रही है। अब जरा वर्ड को पकड़िए। वर्ड को पकड़ेंगे तो एंडो का मतलब होता है क्या? अंदर। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। और एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। क्या होता है? बाहर। बात को समझ पा रहे हो? तो जब हीट, क्या मैंने बोला? जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, क्या बेटा? जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, दैट मींस एवोल्यूशन ऑफ हीट टेक प्लेस। क्या मैंने बोला? जब सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगी, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ हीट टेक प्लेस। दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जरा देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, अभी मैंने लिया जस्ट अभी। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड along with heat, this is what exothermic reaction। बात को समझ पा रहे हो? बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? यहां पे देखो, यहां पे देखोगे एंडोथर्मिक में क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक में हीट की नीड है, क्योंकि सराउंडिंग से हीट किस में आ रहा है? सिस्टम में आ रहा है। तो जरा समझते चलेंगे हम लोग रिएक्शन देखो बेटा, यहां पे मैंने ले लिया क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो ट्रायंगल पे हीट बना हुआ है ना बेटा, इसी का मतलब है ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट की नीड है। तो हमने इसको हीट दिया, तो ये दो चीजों में ब्रेक डाउन हो गया। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें से एक बहुत ही अच्छी गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। बात को समझ पा रहे हो? इसमें हीट का क्या हुआ बेटा? नीड हुआ। इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई, इसमें हीट एवोल्यूट हुई। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? दैट इज द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिस्टम सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज
डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो मैं थोड़ा सा आपको पिछले रिएक्शन से कनेक्ट करता हूँ, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने क्या बोला बेटा कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन उसका जस्ट उल्टा है। कैसा है? जस्ट उल्टा। कैसे? जब, बात को समझो बेटा, जब एक सिंगल रिएक्टेंट, क्या बेटा? जब एक सिंगल रिएक्टेंट क्या टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, जब एक सिंगल रिएक्टेंट, बात को समझो बेटा, जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाएगा टू और मोर सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे, वहां कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है? वहां रिएक्शन परफॉर्म हो रही है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो समझते हैं विद एन एग्जांपल। कई सारे एग्जांपल हैं इसमें, मैं थोड़ा आपको सबसे पहले कनेक्टेड एग्जांपल के साथ लेके चलता हूं। क्या बेटा? कनेक्टेड एग्जांपल के साथ लेके चलता हूं। जो मैंने पहले लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने क्या दिया बेटा? हीट दिया। क्या दिया? हीट दिया। अभी किसमें ब्रेक डाउन होगा बताओ बेटा फट से? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें डिकम्पोज हो गया। बट बेटा बात को समझ पा रहे हो? ये है क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब मैं आपको एग्जांपल ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं एग्जांपल थोड़ा आपको बहुत ही बेटर वे में बताने वाला हूं। जरा समझना बेटा, चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको डिकोड करने वाला हूं। जरा समझना। यहां पे तो एक एग्जांपल आपको बता दिया कि भाई साहब एक सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अब जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने वाला हूं। जरा समझो बेटा, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है उसके होते हैं तीन टाइप। कितने टाइप होते हैं बेटा? तीन टाइप। क्या क्या? बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझिएगा तभी आएगा समझ में। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है इसके होते हैं तीन टाइप। द फर्स्ट वन इज थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बेटा? थर्मल डीकंपोजिशन। द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। Second one is what बेटा? Electrolytic decomposition and the third one is photo decomposition. फोटो खिंचाते ही टूट जाता है, फोटो decomposition। बहुत ही प्यार से समझेंगे इन तीनों टॉपिक को। समझते हैं क्या होता है थर्मल से क्या याद आ रहा है आपको बेटा? जल्दी बताओ। थर्मल से आपको याद आ रहा है टेम्परेचर। थर्मल से क्या याद आ रहा है आपको? टेम्परेचर। तो जब डीकंपोजिशन का फैक्टर कौन होगा? टेम्परेचर या हीट होगा। जब डीकंपोजिशन का फैक्टर कौन होगा? जब डीकंपोजिशन का फैक्टर कौन होगा बेटा? हीट या फिर टेम्परेचर होगा। तब जो डीकंपोजिशन होगा उसको हम क्या नाम देंगे? थर्मल डीकंपोजिशन। जरा समझते हैं। पीबी NO3 का होल ट्वाइस। बात को समझ पा रहे हो? पीबी NO3 का होल ट्वाइस। अब मैंने इसको दिया हीट। क्या दिया बेटा? हीट। क्या दिया? हीट। तो हीट से तुमको दो चीजें याद आनी चाहिए। सबसे पहले क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। दोनों चीज रटना नहीं है, समझना है। PbNO3 ब्रेक डाउन होगा PbO में, यानी दैट मींस लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट किसमें ब्रेकआउट हुआ? PbO प्लस NO2 गैस, यानी गैस बन के निकल गया, और ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन O2 गैस। बात को समझ पा रहे हो? बैलेंसिंग आप लोगों के हाथों में है। बैलेंसिंग आप लोग करोगे क्योंकि हर सवाल बैलेंसिंग का इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग आप लोग करोगे तो जरा समझो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ? थर्मल में हमने हीट दिया और ये एक प्रोडक्ट किसमें कितने में टूटा? जरा मेरे को बताओ बेटा। ये एक प्रोडक्ट टूटा 3 में। कितने में? 3 में टूटा। तो ये क्या हो गया? थर्मल डीकंपोजिशन हो गया। क्या हो गया बेटा? थर्मल डीकंपोजिशन हो गया। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे आते हैं। आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ भी रखा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन जो फैक्टर कौन होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगा। जरा समझिए ध्यान से।
H2O लिक्विड, ये क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, किसमें, H2 गैस में और O2 गैस में। ऐसा क्या हुआ सर, ऐसा क्या हुआ जो H2 गैस O2 गैस में, समझिए बेटा, थोड़ा सा मार्क कर रख देता हूँ तब समझाता हूँ आपको। आप एक काम करिए, एक बीकर लीजिए, ठीक, क्या करिए, एक बीकर लीजिए, उस बीकर में पानी लीजिए, पानी लेने के बाद 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लीजिएगा, कितने, 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लीजिए। अब क्या करिए, उस कार्बन के इलेक्ट्रोड को उस बीकर के अंदर रख के नीचे से हल्का सा होल करके उसको इलेक्ट्रिसिटी से कर दीजिए कंडक्ट, क्या कराइए, उसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दीजिए। अब जब आप जोड़ देंगे तो आप एक काम और करिएगा, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिएगा और उन 2 कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है, क्या करिएगा, कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर जब आप लगा देंगे तो जब आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करवाएंगे, तब वो जो टेस्ट ट्यूब का हल्का सा ऊपर का जो पोर्शन है जो खाली था, वहां पे आपको कुछ बबल्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे बेटा, बबल्स दिखेंगे, वहां पे थोड़ी थोड़ी गैस आ जाएगी, और जब आप उस गैस को टेस्ट करेंगे आपको पता चलेगा वो H2 और O2 गैस है। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला, इससे हमको ये सीखने को मिला बेटा कि H2O जो लिक्विड था ये भी क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया 2 प्रोडक्ट में, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हो गया, वो डीकंपोजिशन रिएक्शन। बात को समझ पाए, बहुत इजी था। आगे आते हैं, फोटो डीकंपोजिशन। भैया ये फोटो डीकंपोजिशन क्या है, फोटो डीकंपोजिशन का मतलब है, थर्मल में क्या होता था, जब फैक्टर कौन होता था, हीट या टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइटिक में फैक्टर क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोटो में फैक्टर क्या होगा, सनलाइट होगा बेटा, क्या होगा, सनलाइट। जरा समझो बेटा ध्यान से, AgCl इसको मैंने प्रोवाइड कराई क्या बेटा, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, AgCl इसको मैंने सनलाइट के अंदर रखा, किसमें रखा बेटा, सनलाइट के अंदर में रखा, और ये ब्रेकडाउन किसमें हुआ, देखो ध्यान से, सिल्वर और क्लोरीन गैस में, गैस लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए गैस लिख दे रहा हूं। तो ये ब्रेकडाउन किसमें हुआ बेटा, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो ये देखो बेटा, एक प्रोडक्ट क्या एक से ज्यादा में टूटा कि नहीं टूटा, फैक्टर कौन था इसका, सनलाइट था, कौन था फैक्टर, सनलाइट था। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये है फोटो डिकम्पोजिशन। एक रिएक्शन और है आपके लिए होमवर्क, AgBr, इसको भी सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कराना है। आई होप आप लोग कर लोगे, सेम टू सेम रिएक्शन, हेलोजन ही है, दैट मीन्स Ag + Br2 गैस। अब ये भी क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन। यही फोटो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन इस्तेमाल होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। बिना किसी देरी के बेटा आपको पहले ये बताइए कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आया कि नहीं। आई होप आया होगा, क्योंकि मैंने शायद थोड़ा बहुत अच्छा बता दिया है। तो 3 तरीके के डिकम्पोजिशन होते हैं, मैंने बताया था यहाँ पे, अगर आप देखिए तो मैंने कहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट, सॉरी वन और एक, मतलब एक से ज्यादा में सब्सटेंस में, प्रोडक्ट में क्या हो जाए, टूट जाए, ब्रेकडाउन हो जाए उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, पिछले से कनेक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने क्या कराया, हीट प्रोवाइड कराई, इसमें टूट गया, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या हुआ बेटा, मेरे को बताओ, ये हुआ क्या, डिकम्पोजिशन में रिएक्शन। मैंने कहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, द फर्स्ट वन इज थर्मल, द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक, एंड द थर्ड वन इज फोटो डिकम्पोजिशन। तो PbNO3 का होल ट्वाइस कौन सा था, इसको मैंने हीट दिया तो दैट मींस थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी दिया H2O में तो दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक, एंड इसमें सनलाइट प्रोवाइड कराई तो दैट इज द फोटो डिकम्पोजिशन। बात को समझ पाए होगे, बहुत अच्छे से आया होगा। जरा अगला रिएक्शन देखो, देखने में काफी अच्छा लग रहा होगा। इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन सीख चुके भैया, आ गया, डिकम्पोजिशन भी आपने बढ़िया बता दिया, अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी को समझेंगे। काफी अच्छा इन्होंने बता रखा है, तो समझने में क्या जा रहा है, तो जरा इसको समझते हैं। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या, आप 2 आयरन नेल लीजिए, क्या करिए, 2 आयरन नेल लीजिए। अब ये 2 आयरन नेल में से क्या करिए, आप एक आयरन नेल को क्या करिए,
एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या करिए, डिप कर दीजिए। क्या करिए, मान लो बेटा मैंने 2 आयरन नेल लिए, मेरे पास 2 मार्कर नहीं है, एक ही है, तो मैंने 2 आयरन नेल लिए, इसको मैंने एक तरह से बाहर रखा कि भाई साहब बाद में इसको देखेंगे। एक मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या कर दिया, डिप कर दिया इसको। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ बेटा, मैंने कुछ देखा। मैंने क्या देखा, आपने भी देखा होगा। अगर आप चाहें तो इसको बहुत घर में बहुत आराम से कर सकते हैं, केमिस्ट्री लैब से केमिकल चुरा के। तो जरा देखो कैसे होगा बेटा, 2 आयरन नेल है। अब मैंने एक को जो जिसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला था वो हो गया रेडिश ब्राउन। क्या हो गया, रेडिश ब्राउन। और जो एक मैंने ऐसे ही रखा था वो वैसा का वैसा ही रह गया। तो ऐसा उस सोल्यूशन के अंदर क्या था, उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये नेल का जो है वो कलर चेंज हो गया। और साथ ही साथ क्या हुआ, ये जो सोल्यूशन था पहले ये लाइट हो गया। कैसा हो गया, लाइट हो गया। बात को समझ पा रहे हो, कैसा हो गया, लाइट हो गया। इतनी चीजें आपको अगर नहीं समझ में आई हैं तो अब समझ में आ जाएगा। जरा बात को समझिए बेटा, इसके अंदर परफॉर्म हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हुई बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, जरा समझिए। ये क्या है, आयरन की नेल। क्या है, आयरन नेल। ये क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये रहा, ध्यान से देखो बेटा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये क्या है, आयरन नेल। लेके दूं भैया, आपको पता है, आपको एक चीज बता दूं, ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसमें सारे मेटल तो नहीं है, बहुत ही ध्यान से देखो। कॉपर यहां है, कहां है, कॉपर यहां है। इसका मतलब ये होता है बेटा, ये रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है ये ऊपर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ऊपर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और नीचे कैसा है, लेस रिएक्टिव है। बात को समझो बेटा। अब जो मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। वर्ड को ध्यान से सुनिए, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो फेरस है, दैट मींस द आयरन, वो कॉपर से ऊपर आता है, इसमें लिखा नहीं है, वो कॉपर से ऊपर आता है। तो ये क्या करेगा, फेरस इस कॉपर को क्या करेगा, यहां से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, क्या करेगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। जरा बात को समझो। तो क्या FeSO4 का सोल्यूशन बनेगा, बताओ, और साथ में क्या कॉपर निकल जाएगा। बात को समझ पाए कि नहीं बेटा। फेरस ने क्या किया, इस कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया। फेरस ने क्या किया, इस कॉपर को डिस्प्लेस किया और क्या बन गया, फेरस सल्फेट और क्या बोलते हैं, कॉपर। अब जरा बात को समझो बेटा। अब मैं जरा इनमें से एक एग्जांपल लेता हूं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जरा देखो बेटा, Cu प्लस AgCl, Cu प्लस AgCl। अब क्या होगा, जरा मेरे को बताओ बेटा। मैंने इसी से एग्जांपल लिया है। तो जरा अब देखो बेटा, Cu कहां पे है, दैट मींस कॉपर, कॉपर ये रहा। Ag कहां पे है, दैट इज सिल्वर, सिल्वर ये रहा। क्या जो ये Ag है, बताओ बेटा, क्या ये जो Ag है, ये Ag क्या कॉपर से नीचे है कि नहीं बेटा, पहले बताओ। ये Ag क्या कॉपर से नीचे है, तो Ag क्या कॉपर Ag को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं, तो बिल्कुल करेगा भैया। कॉपर जाएगा सिल्वर को कर देगा डिस्प्लेस, तो CuCl2 बना देगा और साथ में Ag निकल जाएगा। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत इजी रिएक्शन है। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। डेफिनेशन आपको एक बार बोल देता हूं, व्हेन हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने एक एक चीज बताई बेटा, कैसे डिस्प्लेस कर रहा है, क्यों कर रहा है, रीजन ये रहा। रीजन क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक चीज ध्यान में रखना बेटा कि ऊपर वाला हमेशा नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा बेटा, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर को नहीं कर सकता है। तो आगे आते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे, एंड दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज फॉर्म होती है जो पेपर में पूछ लेती है। क्या है वो, है प्रिसिपिटेट। क्या है, प्रिसिपिटेट। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा, इसको जरा समझो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which the mutual exchange of ion take place. Mutual exchange of ion
टेक प्लेस। अभी मैं समझाऊंगा ये क्यों बोला है और एनसीईआरटी ने क्या चीज स्किप की है, मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूं। पहले हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो बताओ बेटा, क्या Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये रिएक्ट कर रहा है BaCl2 के साथ, किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। तो हमें पता है बेटा कि जो सोडियम होता है, पहले आप थोड़ा सा समझिए, जितना आपने पढ़ लिया है उसके हिसाब से रिएक्शन करिए, उसके बाद में आपको अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। ये जो सोडियम है, क्या ये बेरियम को करेगा डिस्प्लेस कि नहीं बेटा, बताओ? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बेटा सोडियम बेरियम से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो ये बेरियम, सोडियम ने क्या किया? बेरियम को डिस्प्लेस किया और क्या बनाया? सबसे पहले NaCl। क्या बनाया बेटा? NaCl। और ये जो बेरियम है ये गया सल्फेट के पास, इससे भीख मांगी और बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया। अब ऐसा क्या हुआ बेटा? और ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या वो एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई वो क्या है, समझिए बेटा। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन का टेक प्लेस है बेटा। आयन तो आप लोगों को पता होगा, जब किसी एलिमेंट के पास प्लस या माइनस चार्ज आ जाता है तो उसको बोलते हैं आयन। अब अगर वो प्लस चार्ज है तो उसको कैटायन बोलते हैं, अगर वो माइनस चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। तो जरा समझिए बेटा, अगर मैं इसको तोड़ूं, Na2SO4 को तोड़ूं, तो क्या ये Na+ और SO4-2 में टूटेगा बेटा? बिल्कुल टूटेगा भैया। BaCl2 का अगर मैं तोड़ूं तो क्या ये Ba+2 और Cl- में टूटेगा बेटा? बिल्कुल टूटेगा। अब मैंने बताया बेटा इनका बॉन्ड बना था तो सोडियम तो डिस्प्लेस करेगा ही, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट समझो बेटा, प्लस माइनस आपस में ऐड होता है। मेरे साथ रिपीट करो, क्या बेटा? प्लस माइनस आपस में ऐड होता है। तो क्या ये प्लस इस Cl- के साथ जाएगा और ये क्या Ba+2 इस सल्फेट -2 के साथ जाएगा कि नहीं बेटा? तो Na+ और Cl- मिलके क्या बनाए? Na+ और Cl- मिलके क्या बनाए? NaCl बनाए। और SO4-2 और Ba+2 मिलके क्या बनाए? बेरियम सल्फेट बनाए। बात को समझ पा रहे हो बेटा? बेरियम सल्फेट बनाए। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझो, क्या यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ कि नहीं बेटा? ये +2 क्या इस -2 वाले आयन के साथ गया, और क्या ये प्लस साइन इस माइनस के साथ गया कि नहीं गया बेटा? सिंपल सी चीज थी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक और चीज समझो, जब ये रिएक्शन करा रहे होगे तो ये तो पहले सॉल्यूशन है, जरा समझो बेटा। जैसे ही NaCl बनेगा ये सॉल्यूशन फॉर्म में बनेगा। कैसा बनेगा? ये सॉल्यूशन फॉर्म में बनेगा। और ये जो BaCl2 है ये एज अ प्रेसिपिटेट नीचे हो जाएगा। कैसे बेटा? प्रेसिपिटेट। जो लेफ्ट आउट सब्सटेंसेस होते हैं आफ्टर रिएक्शन, दीज आर नोन एज प्रेसिपिटेट। तो ये BaSO4 जो है वो एज अ प्रेसिपिटेट नीचे रह जाएगा और NaCl का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है बेटा? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। सिंपल सी चीज समझ में आई? वेरी गुड। आगे मूव करते हैं। And the last reaction, the last type of reaction, that is what? That is what? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब भैया ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से है, इसी से निकल के आता है रिडॉक्स। क्या बेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या निकल के आता है? रिडॉक्स। और रिडॉक्स तुम्हारे 11th क्लास 11th यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड का पार्ट 2 का पहला चैप्टर है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जरा समझते चलते हैं क्या है ये। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को समझते हैं, क्या है ऑक्सीडेशन? जब किसी रिएक्शन में इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्या मतलब भैया? इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब बेटा? रिएक्टेंट साइड पे जितने ऑक्सीजन हो, प्रोडक्ट साइड पे उसी सेम एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन अगर ऐड हो गया, दैट मींस क्या परफॉर्म हो रहा है? ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रहा है। अगर उधर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन लॉस हो जा रहा है, निकल जा रहा है, तो दैट इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना बेटा, जब भी ऑक्सीडेशन होगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा, शायद +2 से +3 +4 से। अभी मैं समझाता हूं एग्जांपल के साथ। द सेकंड वन इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है भैया? जब मैंने बेटा ऑक्सीजन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिडक्शन का उल्टा होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा बेटा? सिंपल सी चीज समझ पाए कि नहीं? अगला है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये सब इसका उल्टा है, सब इसका क्या है? उल्टा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा बेटा? बिल्कुल होगा। अगर रिडक्शन हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होगा। तो हियर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टेक प्लेस। जरा एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या है बेटा।
समझो बेटा बहुत ध्यान से, Fe प्लस O2, क्या बेटा Fe प्लस O2 क्या बनाएगा, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा, Fe2O3। ध्यान रखना बेटा जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ही करे, जरूरी नहीं है। तो Fe2O3 बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या इस फेरस के पास इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, और इधर कितने हो गए बेटा, 3 ऑक्सीजन आ गए। दैट मीन्स इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बात को समझ पाए। अगला देखो बेटा, Cu प्लस O2 गिव्स आउट व्हाट, CuO, क्या बेटा CuO, कॉपर प्लस डाइऑक्सीजन गिव्स आउट व्हाट, कॉपर ऑक्साइड। बात को समझ पाए। तो फेरस प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट व्हाट, फेरिक ऑक्साइड। अब जरा बात को समझो बेटा, फेरिक ऑक्साइड बना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आयरन का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ पे है कितना 3, कितना 3, तो यहाँ पे कितना था 2, कितना था 2, तो 2 से 3 में गया। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यही समझाना चाह रहा था। तो ये है ऑक्सीडेशन। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं बेटा, आप जरा ध्यान से समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस होगा, और क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टेक प्लेस होगा। तो जरा देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, CuO प्लस H2 गैस पास थ्रू कराऊं, इसके ऊपर क्या करूं बेटा, CuO के पे, दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड के ऊपर क्या करूं, हाइड्रोजन गैस पास थ्रू कराऊं, तो ये Cu मेटल में और H2O में ब्रेकआउट हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो, किसमें बेटा, CuO के ऊपर डाइहाइड्रोजन गैस पास थ्रू करवाई तो ये कॉपर क्या बोलते हैं एलिमेंट में, और H2O में ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, रिएक्टेंट साइड पे कॉपर के पास एक ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे एक भी नहीं है, तो क्या यहाँ पे रिडक्शन परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बिल्कुल हुआ। बात को समझ पाए, बात को समझ पाए बेटा। चलो आगे आते हैं। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, क्या बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जरा समझते चलो। रिडॉक्स रिएक्शन, जब, बात को समझो बेटा, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी रिएक्शन में साथ साथ हो, क्या हो बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी रिएक्शन में साथ साथ हो, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जरा समझो बेटा कैसे, यानी किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी एक एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा। जरा समझो बेटा, MnO2 प्लस HCl, बात को समझो बेटा, MnO2 प्लस HCl क्या बनेगा बेटा, बहुत ही ध्यान से अगर देखोगे तो यहां बनेगा क्या, MnCl2 प्लस H2O, क्या बनेगा बेटा, MnCl2 प्लस H2O प्लस O2। बात को समझ पाए। क्या बेटा, सॉरी बेटा, MnCl2H2O, एक मिनट यहाँ पे हल्की सी गलती हो गई बेटा, हाँ यहाँ पे आओ, MnO2 प्लस HCl गिव्स आउट व्हाट, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब सही है बेटा, MnO2 प्लस HCl गिव्स आउट व्हाट, MnCl2 H2O प्लस Cl2। बात को समझ पाए बेटा। तो अब जरा समझते हैं क्या मैं समझाना चाह रहा था। ये क्या है, जो MnO2 है, ध्यान से देखो बेटा, क्या यहाँ इसके पास 2 ऑक्सीजन थे, बात को समझो बेटा, क्या यहाँ पे इसके पास 2 ऑक्सीजन थे कि नहीं थे, तो क्या ये 2 ऑक्सीजन से 0 ऑक्सीजन पे आ गया कि नहीं, दैट मीन्स डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका क्या हुआ बेटा, इसका हुआ रिडक्शन। क्या हुआ, इसका क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 0 ऑक्सीजन था, लेकिन इधर आके कितने हो गए बेटा, 1 ऑक्सीजन आ गया। तो 1 ऑक्सीजन आ गया, दैट मीन्स का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो देखो बेटा, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। बात को समझना। अब एक और चीज आपको समझा दूं, मैं एक और चीज समझा दूं कि ये जो ऑक्सीडेशन है, अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ध्यान रखिएगा बेटा, अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर किसी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है तो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तुरंत कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बता दीजिएगा,
तो बात को समझ पाएगी नहीं बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होने लगे किसी रिएक्शन में तो उसको बोलते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, जब MnO2 HCl के साथ ट्रीट करता है तो MnCl2 बनाता है और H2O और Cl2 गैस निकल जाती है। बात को समझ पाए? तो मैंने बताया कि यहाँ Mn के पास 2 ऑक्सीजन थे, इधर 0 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, दैट मीन्स द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड इधर हाइड्रोजन के पास 0 ऑक्सीजन थे, इधर 1 ऑक्सीजन आया, दैट मीन्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ बेटा? गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, इधर हुआ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बेटा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका क्या हुआ बेटा? इसका हुआ रिडक्शन। बात को समझ पाए? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे मूव ऑन करने वाले हैं जिसका आप लोग आसपास फिनोमिना देखते रहते हैं। बात को समझ पा रहे हो? क्या होता है? देखते रहते हैं। जरा समझो बेटा, अगला क्या है? अगला है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। बात को समझ पा रहे हो बेटा? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऐसे इफेक्ट जो हमको हमारे आसपास दिखते हैं। बात को समझ पा रहे हो? दिखते हैं। तो मैं अगर आपसे थोड़ा भी बात करूं, अगर मैं थोड़ा आपसे बात करूं, तो आपने कोई मान लीजिए मेटल रॉड अपनी बालकनी के बाहर या कहीं पे भी ऐसा रख दिया जहां पे एयर वाटर मॉइस्चर का कांटेक्ट उससे हो रहा हो, तो कुछ समय बाद आप अगर जाएंगे तो देखेंगे बेटा एक रेडिश ब्राउन लेयर चढ़ जाती है उस आयरन रॉड पे। देखा होगा बेटा? बिल्कुल देखा होगा। मैं एक चीज और आपको बताऊं कि अगर किसी आप सब में से किसी के घर में कॉपर के बर्तन होंगे, यानी कॉपर के अगर बर्तन होंगे, तो आप लोगों को पता होगा बेटा कि आफ्टर द कंटिन्यूअस यूजेज उसमें जो होता है कॉपर के अंदर, देखा होगा आपने, एक ग्रीन लेयर चढ़ जाती है। क्या आ जाता है बेटा? ग्रीन लेयर आ जाती है, ग्रीन लेयर की कोटिंग हो जाती है। आपने जरूर देखा होगा। अगर किसी के घर में सिल्वर की चीजें हैं तो उसको भी पता होगा। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने बताया कि आयरन रॉड के ऊपर क्या होता है? एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है? रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। ये जो होता है कॉपर के ऊपर क्या आ जाती है? एक ग्रीन लेयर आ जाती है। क्या होता है बेटा? ग्रीन लेयर आ जाती है। पेपर के लिए एक एक सवाल तैयार कराऊंगा, ध्यान रखना बेटा। और ये सिल्वर के ऊपर ब्लैक लेयर आ जाती है। क्या होता है बेटा? ब्लैक लेयर आ जाती है। लड़कियां समझ पाएंगी कि जो पायल होती है, पायल अगर कंटिन्यूअस आप यूज करो तो, यानी अगर डेली पहन रहे हो तो उसमें ब्लैक 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 ऐसे क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स हो जाते हैं। दैट इज व्हाट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बात को समझिए बेटा। ये जो रेडिश ब्राउन लेयर आती है किसकी वजह से आती है? फेरस ऑक्साइड की वजह से आती है। जो ग्रीन लेयर है पैटिना फॉर्मेशन की वजह से आती है, दैट इज CuCO3। क्या? CuCO3। और आपको पता है जो ब्लैक लेयर आती है ये आती है AgS की वजह से। बात को समझ पा रहे हो बेटा? सिंपल सी चीज समझ पा रहे हो? तो ये सब क्या है बेटा? ये जो होता है इसको बोलते हैं, बात को समझो बेटा, ये होता है, इनका 2 इफेक्ट होता है। जरा समझो, रेंसिडिटी थोड़ा सा अलग है लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया तो समझते रहना क्या है। पहले हम लोग समझते हैं कोरोजन। क्या बेटा? कोरोजन क्या होता है? कोरोजन भैया देखो बेटा, एक बात बताओ, जैसे कोई भी मेटल आप काफी समय तक कहीं बाहर रख दो, ठीक है, तो ड्यू टू द वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स क्या होता है? एयर, वाटर, मॉइस्चर और केमिकल्स। क्या बेटा? 4 होते हैं, एयर, वाटर, मॉइस्चर, केमिकल। कोरोजन के कितने फैक्टर? 4। एयर, वाटर, मॉइस्चर, केमिकल। तो इन फैक्टर, ये जो फैक्टर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या होता है बेटा? एक लेयर चढ़ जाती है। और क्या होता है? एक लेयर चढ़ने की वजह से वो लेयर धीरे धीरे उस मेटल को या उस मेटल को क्या करती है? डिग्रेड करती रहती है। दैट मीन्स उसको खत्म करती रहती है अंदर ही अंदर से। और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो जाता है? मेटल एकदम खोखला हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, ईटन, मतलब उसको खत्म कर देता है। समझ पा रहे हो? दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या है? ड्यू टू द वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू द वेरियस एटमॉस्फेरिक फैक्टर, दैट मींस एयर, वाटर, मॉइस्चर, केमिकल। जो मेटल होता है वो द मेटल इज ईटन बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक फैक्टर। आपको पता है मैंने 4 फैक्टर बता दिए, तो दैट इज कोरोजन। दैट इज व्हाट? कोरोजन। तो कोरोजन जो होता है वो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, मैंने बताया अभी,
रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, पैटिना फॉर्मेशन ऑन कॉपर, पैटिना फॉर्मेशन ऑफ ऑन कॉपर, और ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर। ये सब किसके इफेक्ट है बेटा, ये सब किसके इफेक्ट है, ये सब है कोरोजन के इफेक्ट। किसके इफेक्ट है बेटा, कोरोजन के इफेक्ट है। तो भैया ऐसा अगर हो रहा है तो हम इसको रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हो बेटा। देयर आर वेरियस प्रिवेंटिंग मेजर्स जिसको आप अप्लाई करके इस कोरोजन के इफेक्ट को रोक सकते हैं। वो क्या है बेटा, सबसे पहले आप जिंक की लेयर चढ़ा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई मेटल आपका कोरोड हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, कोरोड हो रहा है। कोरोजन के इफेक्ट को जब मेटल खत्म कर देता है उसको, तो उसको कोरोड बोलते हैं। जब आपका कोई मेटल कोरोड हो रहा है तो उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दीजिए, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बेटा, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनाइजेशन। यानी एक जिंक की लेयर चढ़ा देंगे तो वो कोरोजन वहीं पे रुक जाएगा। आप पेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा, पेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप पेंट लगा देंगे, उसके ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, पेंट लगा देंगे, तो उसका कोरोजन वहीं पे रुक जाएगा। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, आप ऐसे नॉन रिएक्टिव मेटल की लेयरिंग चढ़ाइए जैसे कोबाल्ट, क्रोमियम, जिससे वो कोरोजन जो है वो रुक जाता है। नॉन रिएक्टिव मेटल दैट इज कोबाल्ट और क्रोमियम, इन सब की अगर आप लेयर चढ़ा देंगे तो भी उस कोरोजन को क्या किया जा सकता है बेटा, रोका जा सकता है। बात को समझ पा रहे हो, रोका जा सकता है। समझ पा रहे हो बेटा, व्हाट इज कोरोजन। अब कोरोजन से ही क्या है बेटा, रेंसिडिटी थोड़ा सा कनेक्टेड है। देखो बेटा, ये भी तो ऑक्साइड ही बना रहा है, बात को समझो बेटा, ये भी तो ऑक्साइड ही बना रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, फेरस की एक ऑक्साइड चढ़ जाती है जिसकी वजह से वो मेटल खाता रहता है, वो मेटल कोरोड हो जाता है। सिंपल सी बात कोरोजन की। रेंसिडिटी क्या है बेटा, रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे मान लो अभी तो गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा खाना जल्दी खराब होता है बेटा, खाना जल्दी खराब होता है। ठंडियों के टाइम पे क्या होता है, खाना देर में खराब होता है। सबके घरों में होता होगा बेटा, खाना गर्मियों के टाइम पे जल्दी खराब होता है, ठंडियों के टाइम में देर में खराब होता है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये खाना खराब किसकी वजह से होता है। अगर आपसे सवाल पूछे खाना खराब किसकी वजह से होता है, तो आप लोग कहेंगे कि भैया जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें होते हैं ऑयल एंड फैट्स। क्या होते हैं बेटा, ऑयल एंड फैट्स। जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, ऑयल एंड फैट्स। तो ऑयल एंड फैट्स जो होते हैं वो अगर उसको ओपन एयर में रखा गया है तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब ये अगर ऑक्सीडाइज हो गए तो इनमें से स्मेल और इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। बात को समझिए, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये खाना हम लोगों को खराब लगने लगता है। दैट इज व्हाट बेटा, रेंसिडिटी। यानी द oil and fat present in the food items oxidized and become rancid. What beta, ये definition है, oil and fat in the food items oxidize and become rancid, which changes the taste and color also beta, color भी change होता है हल्का सा, which changes the taste and smell of a food item. अच्छा भैया, इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग चिप्स खाते होंगे बेटा, तो वो चिप्स भी तो एक ऑयल एंड फैट फूड आइटम से ही बना है, पोटैटो से बना है, तो वो इतने दिन तक कैसे चलता है। तो बेटा जो चिप्स होते हैं, चिप्स में जो पोटैटोज होते हैं वो इतने दिन तक इसलिए चलते हैं बेटा क्योंकि उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। क्या बेटा, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और उसका ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। बात को समझ पा रहे हो, तो इसीलिए नाइट्रोजन गैस का यूज होता है रेंसिडिटी को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए। और एक चीज बेटा, अगर आप एयर टाइट कंटेनर या सील टाइट कंटेनर यूज करेंगे फूड आइटम्स को रखने के लिए, क्या बेटा, एयर टाइट कंटेनर, सील्ड पैक कंटेनर यूज करेंगे अपने फूड आइटम्स को रखने के लिए,
तो वो ऑक्सीडाइज बहुत देर में होगा और रेंसिडिटी थोड़े देर के लिए प्रिवेंट की जा सकती है। बात समझ पाए बेटा? तो कोरोजन क्या होता है बेटा? कोरोजन क्या होता है कि जब मेटल ड्यू टू वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर फैक्टर दैट इज द मॉइस्चर, एयर, वाटर, केमिकल, इनसे क्या होता है, कोरोड होने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरोजन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, पैटिना फॉर्मेशन ऑन कॉपर दैट मींस द ग्रीन लेयर एंड ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर। अब मैंने बताया किसके वजह से होता है, तो बात को समझ पाया। तो मैंने बताया बेटा कि ये प्रिवेंट भी किया जा सकता है गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, पेंट अप्लाई करके और नॉन रिएक्टिव मेटल की लेयरिंग चढ़ा के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रेंसिडिटी भी आपको समझ में आया होगा। रेंसिडिटी में इतना कुछ खास बताने वाला नहीं था, लेकिन मैंने बताया कि क्या होता है कि जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें ऑयल एंड फैट्स होते हैं जो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो फूड आइटम्स होते हैं रैंसिड हो जाते हैं, उसमें स्मेल और टेस्ट का चेंज आ जाता है। तो और क्या होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? प्रिवेंशन के लिए उसके क्या करते हैं, जरा देखो बेटा, लिख देता हूँ। प्रिवेंशन के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस, क्या बेटा? नाइट्रोजन गैस, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, और क्या यूज कर सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर। क्या बेटा? एयर टाइट कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो मैंने नहीं कवर किया है। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आप इस वीडियो को काफ़ी शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ और ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैंने हर एक चीज़ बताया कि क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। फिर मैंने बताया कि कैसे हमको पता चलता है कि कैसे भी कोई कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और क्या क्या फैक्टर है उनको पता करने का। तो मैंने बता दिया, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। और मैंने बताया कि कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आप 10-15 सवाल करेंगे और कोई भी नहीं आएगा तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या होता है, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। मैंने हर एक चीज़ बताई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी मैंने समझाया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से समझाया, कैसे म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है इनका, ये भी मैंने बताया। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बहुत अच्छे से समझाया, और साथ ही साथ रिडॉक्स भी बहुत अच्छे से समझाया, और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ दैट मींस द कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये भी समझाया। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगली बार जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो इस केमिस्ट्री के सीरीज का सेकंड चैप्टर एंड दैट इज द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसको कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।